स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली है, जिसमें सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। साथ ही आपको बताएंगे सीएम ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी जानकारी ली है। सीएम धामी ने सत्यापन अभियान में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी 2 दिन के, और दिल्ली से सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की मीटिंग ली है। मानसून की मार मचा हाहाकार, इस पर आपको देते हैं मौसम का अपडेट पहाड़ से। चमोली से लीजिए सबसे पहले अपडेट, जहां पर नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फट गया है, जिसकी वजह से कई घरों में पत्थर और मलबा घुस गया है। भारी बारिश की वजह से मोक्ष नदी उफान पर है। नदी के उफान पर आने से सेरा गांव और मोक्ष गांव में भारी नुकसान हुआ है। घरों में मलबा घुस गया है, साथ ही गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। राहत बचाव की टीमें मौके पर हैं। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी है। बता दें आपको कि चमोली में यहाँ बादल फटा और कई घरों को नुकसान हुआ है, क्योंकि कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। मिट्टी को लेकर ये पानी लोगों के घरों में घुसा है और कई घरों को ये प्रभावित कर चुका है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। मोक्ष नदी का जलस्तर किस तरह से उफान पर है, साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहाँ गाँव में कितना नुकसान हुआ है। में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है, और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है। और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उधर देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर रात भर भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट इलाके में पानी भर गया और कई घरों में पानी घुस गया, साथ ही मलबा भी घुस गया। लोग आनंद फानंद में घरों से बाहर निकले। कुछ दिन पहले भी तेज बारिश से 2 मकान ढह गए थे। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। पीपलकोटी के पास में पहाड़ी से मलबा और पत्थर आया, जिसकी वजह से 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। PWD हाईवे को खोलने में जुटा है, हालांकि बार बार बारिश की वजह से काम बाधित हो रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास में 9 दिन के बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। जो हमारा ओजरी बैंड है उस पर बेली ब्रिज का काम रात और दिन दोनों टाइम चल रहा है।
और चूँकि ये बिल्कुल एक तरह से नया काम है तो और विषम परिस्थितियाँ हैं, जैसे बारिश में वो नाला काफ़ी तेज आ जा रहा है तो काम थोड़ा रोकना पड़ रहा है। तो 24/7 काम चल रहा है। और ये आपको बताते हैं उत्तरकाशी के लिवाड़ी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र लकड़ी का जो पुल है वो खतरा अब उस पर मंडरा रहा है, कभी भी इसके बह जाने का। अस्थायी पुल तेज बहाव में बह सकता है। कमजोर पुल से गांव वालों के लिए आवाजाही इस समय जान जोखिम में करने वाली बनी है। तस्वीरें आपके सामने, ये एकमात्र पुल गांव में जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए देखिए किस तरह से एक अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि जानलेवा है। और किस कदर इसके नीचे जो उफनती ये नदी है, बस अगले ही पल कभी भी इस पुल को साथ में बहा के ले जा सकती है। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, टिहरी है। इन 5 जिलों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में भले ही इस वक्त मौसम साफ हो, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। ऑरेंज अलर्ट आज कई इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत के कुछ इलाके शामिल है। यहाँ कहा गया है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी देर रात जबरदस्त बारिश देखने को मिली। इसके अलावा आज भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून सीजन पीक पर है और इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मैदानी जिलों में भी कई इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि जल भराव की स्थिति बन रही है इस बारिश के चलते। अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और ये आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी है और 74 से अधिक सड़कें जो हैं वो भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग इसको खोलने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर पहाड़ से जो पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह से रोड को साफ करने में दिक्कत आ रही है और देरी हो रही है। जो बंद है, जिसमें NH, SH और बाकी गांव के रोड तक हैं, इसमें PMGSY का डेटा नहीं है। बाकी सारे जो डिपार्टमेंट जिनकी रोड्स हैं वो इसमें शामिल है और हम लोग खोलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास है कि किसी भी जगह पे अधिकतम 2 घंटे के अंदर अंदर सड़क को आवागमन के लिए सुचारू किया जा सके। अगर कहीं पे ज्यादा समय लगने की संभावना या कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि डायरेक्टली उस डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो मुझको फोन करके बताएंगे कि कारण क्या है और क्यों नहीं ये खोला जा सकता है। और आइए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। 5 जुलाई पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया। पूरे राज्य में 63,000 से अधिक कैंडिडेट ने नामांकन किया, जिसके बाद 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी हो सकते हैं और 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए सिंबल मिलेंगे। राज्य में 24 और 28 जुलाई को चुनाव होने हैं। 2 दिन वोटिंग होगी और 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस 2027 चुनाव को जीतने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पंचायत चुनाव में ही पार्टी की कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है। न्याय यात्रा के बहाने सिर्फ हरीश रावत दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अगले 20 दिन में प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 2 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी बहुत कम वक्त में बीजेपी और कांग्रेस को मोर्चा मारना है। बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम में जुटे हैं, पर जिस कांग्रेस को 2027 का चुनाव जीतना है, वहां पंचायत चुनाव में भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। न्याय यात्रा के नाम पर प्रदेश के कई इलाकों को पूर्व सीएम हरीश रावत नाप चुके हैं, पर जब बड़े नेता ही प्रदेश भर में एक्टिव नहीं होंगे, बीजेपी की तरह
12 जिलों में पंचायत चुनाव जीतने का दावा कांग्रेस कैसे करेगी? बिल्कुल एक्टिव हैं। प्रीतम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, यशपाल आर्या जी लगे हैं, मैं भी लगातार हूँ। अभी उधम सिंह नगर जा रहा हूँ, कल मैं फिर कुमाऊं के दौरे में हूँ और हमारे सीनियर्स जो हैं सारे जिलों के भ्रमण कर रहे हैं। तो और अगर एक्टिव होना है, रावत जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो खुद भी एक्टिव हैं, तो और किसको एक्टिव होना है? सारे लोग तो एक्टिव हैं। करण महारा के मुताबिक सब नेता एक्टिव हैं, फिर चाहे हरीश रावत ही क्यों न हो। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस को आक्रामकता के साथ काम करना होगा और सबको नए नारे के साथ गांव-गांव जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इस बात को लेकर के यदि हम गांव-गांव घुस पड़े तो इसमें इस सरकार की और भाजपा की सारी राजनीतिक विफलताएं, उनका षड्यंत्र, उनका चरित्र, उनकी चाल, उनका भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई आदि सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूरे प्रदेश में घूमते नहीं दिख रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भले सबके एक्टिव होने की बात कह रहे हो, लेकिन बड़े नेता अपने क्षेत्रों से बाहर जाते दिख नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत का मंत्र कैसे काम करेगा, सवाल ये भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिल रही है। देखिए, एक अनोखी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं जो सास बहू की है। हल्द्वानी में तो एक सास अपनी बहू को चुनाव लड़ाने को बेताब नजर आ रही है। सास ने पहले बहू का नामांकन करवाया और फिर चुनाव प्रचार में उतर गई। हल्द्वानी के गोलापार कुंवरपुर ग्राम सभा की ये सास बहू की जोड़ी इन दिनों चर्चा में है। एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला बिष्ट ने अपनी बहू दीक्षा को चुनावी मैदान में उतार दिया है और वो उन्हें किसी भी हालत में गांव का प्रधान बनाना चाहती हैं। ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों को नहीं बढ़ाते, बहुओं को नहीं बढ़ाते हैं आगे। तो मैं चाहूंगी कि हर महिला, हर लड़की, हर बेटी, हर बहू सामने आए और बिकॉज वो हर जगह हर पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है और मेरा मानना है कि बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती, वो तो बेटी ही है। दूसरी तरफ सास का मिलता साथ बहू दीक्षा की हिम्मत बढ़ा रहा है। दीक्षा को उम्मीद है कि उसकी हायर एजुकेशन गांव के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जो शिक्षित प्रत्याशी होता है सर, वो उसको हर चीज की नॉलेज होती है, उसको किसी आके आगे मतलब पूछने की या किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से वो उस कार्य को कर सकता है। एक पढ़ी लिखी सास ने अपनी पढ़ी लिखी बहू पर चुनावी दांव खेला है। दोनों को ही उम्मीद है कि उनकी एजुकेशन इलाके के विकास के लिए नई कहानी लिखेगी। अब देखना है कि उनकी इस उम्मीद में जनता कितनी मुहर लगाती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबर चमोली से अगली, जहां पर नारायणबगड़ के गड़सीर गांव की एक महिला की चट्टान से गिरकर मौत हो गई। जैसे ही जानकारी डीडीआरएफ की टीम को मिली, डीडीआरएफ की टीम ने महिला का शव खाई से निकाला। ऋषिकेश में गंगा नदी में हुक्का पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पर्यटक गंगा में हुक्का पीते हुए नजर आएंगे। इस दौरान जब स्थानीय शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पर्यटक बदतमीजी पर उतर आए। पर्यटकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में अवैध कब्जों पर अब एक बार फिर से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। सरकारी ज़मीनों पर हुए कब्जों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पचवादून में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों पर पहले प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी है, जो अब आगे फिर की जा रही है। देश में साइबर ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है शेल कंपनियों के जरिए ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने का। लेकिन आप जानिए कि ये पूरा मामला क्या है, जिससे आपको ये समझने की जरूरत है तो कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस प्रकार की ठगी से। देश में साइबर ठग अब सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं है। अब वो शेल कंपनियों और फर्जी लोन ऐप्स के जरिए
मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। देहरादून से ऐसा ही एक मामला पकड़ में आया, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए साइबर ठगों ने करीब 750 करोड़ रुपए की ठगी की रकम को चीन के साथ दूसरे देशों में ट्रांसफर किया। पुलिस ने साइबर ठगी के एक आरोपी अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो पेशे से सीए हैं। आरोपी ने 40 से ज्यादा फर्जी शेल कंपनियां बनाई, जिनके जरिए चीन में बैठे साइबर ठग लोगों से ठगी कर रहे थे। क्योंकि शेल कंपनी का मतलब ये है खोखली कंपनी कि जो पेपर पे एग्जिस्ट करे परंतु उसका ऑफिस या कोई सेटअप ना हो, तो उसको फिर फिजिकली भौतिक सत्यापन करना पड़ता है, वहां जाकर के पूछना पड़ता है कि क्या ये कोई कंपनी यहाँ पे थी कि नहीं थी, फिर बैंक से भी वेरीफाई करना है, क्योंकि इन शेल कंपनियों के ऊपर म्यूल अकाउंट्स कुछ। शेल कंपनी का पूरा खेल कुछ इस तरह से चलता है। किसी शख्स की फर्जी आईडी से कंपनी रजिस्टर की जाती है, फिर उसी नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं, जिसमें ना कोई ऑफिस होता है, ना स्टाफ होता है, ना असली कारोबार होता है। और फिर इन फर्जी कंपनियों से शुरू होता है लोन ऐप, ई कॉमर्स या निवेश के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का काम। इसके बाद इस रकम को इन शेल कंपनियों के खाते से हवाला और डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए विदेश भेज दिया जाता है। इससे बचने का तरीका यही है कि कोई भी आपके जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, वो ऐसे ही किसी को शेयर ना करें। जितना हो सके आप डिजी लॉकर जो आधार कार्ड होता है आप उसका इस्तेमाल करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको देखना है तो उसके लिए जीएसटी के पोर्टल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी अगर आपको साइबर क्राइम करना है तो उसके लिए हमारे पास पोर्टल है गवर्नमेंट का cybercrime.gov.in, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर अगर आपके पास कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक साइबर ठगी के पीछे छिपी इन शेल कंपनियों पर लगाम लगेगी, जिससे इनके चंगुल में फंसने से आम लोग बच सकें। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया और इस दौरान रेहड़ी पटरी और फड़ लगाने वालों का सत्यापन किया गया। मोहल्ला खताड़ी और गुलरघट्टी क्षेत्र में पुलिस ने कई घरों का चालान काटा। पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव जारी रहेगा। हमने गुलरघट्टी ये क्षेत्र में और खताड़ी क्षेत्र में ही ऐसा ही सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंदर पुलिस एक्ट के अंदर 81 और 83 की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो MV एक्ट, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट दिख रहे थे उनका भी चालान किया गया, जिसके अंदर लगभग हमने 81 और 83 मिला के 17 पुलिस एक्ट में चालान किए हैं। और अब आपको बता दें, कांवड़ मेले के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए GRP भी अलर्ट हो गई है। हरिद्वार के रानीपुर GRP मुख्यालय में इंटर स्टेट मीटिंग हुई है, जिसमें GRP, रेलवे, RPF के साथ मुरादाबाद, सहारनपुर GRP के अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग हुई है। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का ज़्यादा दबाव रहेगा और इसीलिए पूरे क्षेत्र में 300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कांवड़ को लेकर जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन को लेकर विचार विमर्श, उसके अलावा जो भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रियों के लिए की जानी है उसको लेकर विचार विमर्श, और जो भी तैयारियां विभिन्न सिस्टर एजेंसीज के द्वारा की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपादित किया जा सके। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां आखिरी चरण में हैं। प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, ट्रैफिक कंट्रोल की तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, ये दावा किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान नीलकंठ महादेव में रोड शिव भक्तों के सैलाब से पटा हुआ नजर आया। कांवड़िये नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पैदल मार्ग पे जब डाइवर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे भी सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज, जो हमारे पानी पीने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों के शौचालय आदि के सभी के इंतजाम किए जाएंगे। और ये जो पूरा हमारा लगभग 8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहेगा तो उसमें सफिशिएंट लाइट्स आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने ड्यूटीज भी बांट दी और इस बार हम लोगों ने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी लगा रखे, उनको एक फॉर्मेट्स भी दे रहे हैं जिससे वो डे टू डे अपनी रिपोर्टिंग की सफाई कैसी है, शौचालय कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कूड़ा उठान कैसा हो रहा है, ये सभी चीज़ों पे और पानी आदि की व्यवस्था पे हमें डेली रिपोर्टिंग करते रहेंगे। कुल हमारे 8 गेजेटेड ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा करवाया गया है और इसमें लगभग 1000 का जो फोर्स है वो तैनात किया जाएगा और इसमें एक कंपनी हमारी CATS की भी तैनात करवाई जाएगी। रामनगर में साल के
पेड़ों से घिरे सुंदर लेटी गांव में पत्थरों के कुछ अवशेष मौजूद हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि ये किस सदी के हैं और किसने इन्हें आकार दिया। रिपोर्ट देखिए। लेटी गांव के ये शिलापट किस काल के हैं और किसने इन्हें आकार दिया, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि गांव वाले इन्हें पांडव कालीन बताते हैं और ये शिलापट गांव की खुदाई के दौरान मिले थे। 2021 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां आकर इन्हें देखा, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और समय के साथ इन पत्थरों पर उकेरी हुई नक्काशी भी धुंधली होने लगी। हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा ये कहा गया है कि ये पांडवों के टाइम के बने हुए हैं। इनमें कुछ भाषाएं ऐसी लिखी है जो देखने में भी साफ नहीं आती, और यहाँ पर इन चीज़ों का भी इधर उधर करने में हम लोगों ने तो उठाया तो बीच में, और भी कोई बाहर वालों ने उठाना चाहा तो इससे कुछ थोड़ा वो लगा, नुकसान टाइप का होना लगा। इस वजह से अगर ये अभी हम ये चाह रहे थे कि एक बारिश में वो बन जाए छत टाइप की, तो गाँव में प्रयास किया गया तो हुआ। फिर ये यहाँ पांडव जो है यहाँ आए थे, इसलिए वो इसको पांडव लिपि कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ जो है लिपि भी लिखी हुई है, और जिसको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है यहाँ से ले जाया गया है। तो अभी वो लिपि से जो है निर्धारित होगा कि ये कौन से शताब्दी, कौन से उसकी शताब्दी की जो है ये जो है लिपि है, इसका तो जो है पुरातत्व विभाग जो है बताएगा। इन मूर्तियों की हकीकत का पता तो पुरातत्व विभाग के रिसर्च से ही लग पाएगा, लेकिन इन शिलापटों के संरक्षण की जरूरत है ताकि सदियों पुरानी ये धरोहर सुरक्षित की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग से आती खबर, जहां पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद भी भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 13,39,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे कई बार बाधित हो गया, इसके बाद भी लोगों का उत्साह, भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं लेता। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 11,25,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और हर रोज 5,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। उधर भावली नगर पालिका चेयरमैन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही चुनाव वाली याचिका पर रोक लगा दी है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार पंकज आर्या ने निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रकाश आर्या को 5 वोटों के अंतराल से चुनाव हरा दिया। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रकाश आर्य ने जिला अदालत में चुनाव याचिका दाखिल कर दी। एमएफएसआई कोर्ट ने माना कि हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर नेसेसरी पार्टी नहीं है इलेक्शन पिटीशन के लिए, इसलिए उसको पार्टी बना जाना जरूरी नहीं है, उसको डिलीट किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने उस एमएफएसआई संज्ञान लेते हुए जो लंबित चुनाव याचिका है उसको आज स्टे किया है। सबसे अच्छी बात, ये मेरी जीत, जनता की जीत, और जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया उसकी जीत है। और मैं वकील साहब का, न्यायपालिका का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद स्वरूप मेरी जीत, समस्त जनता की जीत स्वीकार करी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अगर दर्द से परे आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।